नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि इंडिविजुअल RLC पर हम जब AC सिग्नल अप्लाई करते हैं तो AC सिग्नल पर उसका क्या इफ़ेक्ट होता है और हमें क्या वोल्टेज, क्या करंट और क्या पावर मिलती है। साथ ही हमने देखा था कि कैसे एक कैपेसिटर AC सिग्नल को पास करता है और DC को ब्लॉक करता है, एज वेल एज कैसे एक इंडक्टर AC को ब्लॉक करता है और DC को पास करता है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सर्किट, RL सर्किट। दैट मीन्स कि हमने अभी तक इंडिविजुअल कंपोनेंट पर क्या लगाया है, AC सिग्नल। अब हम लगाएंगे इन पैसिव कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन पर AC सिग्नल। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है AC इफेक्ट ऑन RL सर्किट और RL सीरीज सर्किट। तो ये हमारा क्या है, मोस्ट कॉमन सर्किट है। मैक्सिमम बहुत से सर्किट में इनसाइड आपको RL का ये कॉम्बिनेशन मिल सकता है। यहाँ हम सीरीज सर्किट की बात करें, इसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, हमें दो कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी। वन इज R, सेकेंड इज L। वन इज R मीन्स रजिस्टर एंड L दैट मीन्स इंडक्टर। ये दोनों किस फॉर्म में कनेक्ट होंगे, ये कनेक्ट होंगे सीरीज फॉर्म में। सो हम देखें हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू क्या है R। ये हमारा क्या है, रजिस्टर जिसकी वैल्यू है R। और इस रजिस्टर को हमने एक कंपोनेंट L के साथ, इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस क्या है L है, ठीक है, इस L के साथ हमने इसे सीरीज फॉर्म में कनेक्ट किया है। ठीक है, ये क्या है, सीरीज फॉर्म में कनेक्ट है, इसका इंडक्टेंस हो गया L। अब सीरीज फॉर्म दैट मीन्स कि इस रजिस्टर का एक पॉइंट, एक टर्मिनल ये रहा, सेकेंड पॉइंट ये है। मान लीजिए ये टर्मिनल जो है दैट इज A और इसका ये टर्मिनल B। देन इंडक्टर का एक टर्मिनल जो है ये है, सेकेंड टर्मिनल ये, मान लीजिए ये है C एंड D। तो रजिस्टर के एक टर्मिनल को इंडक्टर के एक टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट कर दें, देन हम इस रजिस्टर के एक टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल दैट इज A पर इनपुट वोल्टेज क्या हमारा AC है। सो इस AC सिग्नल का एक टर्मिनल A से कनेक्ट कर दें और इस AC सिग्नल का सेकेंड टर्मिनल D से कनेक्ट कर दें। तो इस तरह का ये जो कॉम्बिनेशन होगा, इस तरह का जो सर्किट होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पर करंट किसी एक डायरेक्शन में क्या होता है, फ्लो हो सकता है, या तो वो इस डायरेक्शन में होगा, अदर हाफ में नेक्स्ट डायरेक्शन में। सो इस टाइप का जो सर्किट होगा ये क्या होगा, सीरीज RL सर्किट है। यहाँ जो रजिस्टर R है, ये रजिस्टर R किस में है, ये है इन ओम में, और जो L है इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो क्या है, हेनरी है। सो अप्लाइड वोल्टेज, मान लीजिए अप्लाइड वोल्टेज क्या है, V है, हमारा अप्लाइड वोल्टेज V है। इस V के अक्रॉस, इस V वोल्टेज के कारण इस सर्किट में R पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, दैट इज VR, और जो L पर वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज VL। मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पर VR कहाँ से कहाँ तक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। नाउ VL जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, इस इंडक्टर से लेकर इस पॉइंट तक। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज VL, और यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज VR। मतलब ये वोल्टेज, हमने टोटल वोल्टेज जो लगाया है वो क्या होगा, इस वोल्टेज और इस वोल्टेज का अलजेब्रिक सम होगा। जनरली हम इसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू क्या होगा, VR प्लस VL। नाउ इन तीनों का हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल स्क्वायर करने पर। और भी इसे इंडिविजुअल ही क्यों किया, इसका रीज़न अभी हम आगे और देखेंगे, पर इंडिविजुअल स्क्वायर करेंगे तो V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। नाउ V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ VR square plus that is VL square. Now VR is just a resistive component. VR is equal to क्या हो जाएगा, that is IR. That is IR. Where I क्या है, रजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट।
ये करंट जो होगा ये क्या होगा, इसके वोल्टेज से इन फेज में होगा, मतलब इन दोनों के बीच में कोई वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा। नाउ VL इज इक्वल टू IXL, इट इज अ रिएक्टिव कंपोनेंट। क्लियर है? नाउ इन दिस सिचुएशन IXL क्या होता है, XL इज इक्वल टू ओमेगा L, XL इज इक्वल टू ओमेगा L। तो हम इसे पुट क्या कर सकते हैं, इसे VL इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I ओमेगा L, वेयर I क्या होगा, I VL से 90 डिग्री लैग करेगा। मतलब हमने देखा था इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है और करंट 90 से लैग करता है। पर यहाँ पर इस सिचुएशन में हमारा साथ में क्या है, इस सर्किट में रजिस्टर भी कनेक्ट है। रजिस्टर के कनेक्ट होने से क्या होगा, इसका फेज एंगल चेंज हो जाता है, फेजर डायग्राम में फेज एंगल चेंज हो जाएगा। सो हमें पता है VL अगर सिर्फ इंडक्टिव होता तो हमारा फेजर डायग्राम क्या होता, सिंपली हमारा I यहाँ है तो V यहाँ होता, VL IL, ठीक है। सो दैट इज 0। ये हमारा क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल है, दैट इज π/2। क्लियर है? नाउ ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। सो ये वैल्यू यहाँ पुट की तो V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वॉट, VR को हम लिख सकते हैं IR का स्क्वायर प्लस इसे क्या पुट कर सकते हैं, IXL का स्क्वायर। क्योंकि ये क्या है, सीरीज में कनेक्ट है, तो सीरीज में जो करंट फ्लो होगा दैट करंट I, ये क्या है, I जो है ये RMS वैल्यू है, ठीक है, इसलिए हमने उसे कैपिटल से शो किया है, वरना अगर AC करंट लेते तो इट इज स्मॉल I। ये RMS वैल्यू क्या होगी, दैट इज कांस्टेंट, क्योंकि इस पूरे सर्किट में ये I क्या है, सेम है। सो इट विल बी V I, दोनों में से हम बाहर ले सकते हैं, दोनों से I बाहर आएगा तो I स्क्वायर हो जाएगा, उसे रूट से बाहर लेंगे तो I अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। इसे हम अपॉन में लाते हैं तो V अपॉन I इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। Now V by I, that is known as resistance. It will be, in case of AC, it will be impedance, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम Z से। ये क्या है, Z से रिप्रेजेंट करेंगे तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट विल बी R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा हमारा इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस Z इज इक्वल टू, यानी इस सर्किट का रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। आपको याद होगा जब हमने इंडिविजुअल कंपोनेंट रीड किए थे तो हमने क्या कहा था कि जब भी हम AC अप्लाई करते हैं, तो जब हम AC अप्लाई करेंगे और प्योर रजिस्टिव सर्किट होगा तो उस रजिस्टिव सर्किट को ही हम क्या कहते हैं, इम्पिडेंस। जस्ट बिकॉज क्योंकि XL की वैल्यू क्या होती है, 0। XL 0 होगा तो R स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा, दैट इज R, इसलिए R क्या हो जाएगा, R विल बी पर्टिकुलर इम्पिडेंस। और जब कोई इंडक्टिव या रिएक्टिव सर्किट होता है तो इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस क्या कहला जाता है, उसका प्योर रेजिस्टेंस, क्योंकि उसमें R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। R 0 हुआ तो XL क्या हो जाएगा, XL का स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, XL हो जाएगा, तो जो इम्पिडेंस होगा वो क्या हो जाएगा, रिएक्टिव इम्पिडेंस। क्लियर है? तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि ये रेजिस्टेंस या ये इम्पिडेंस हमने कैसे कैलकुलेट किया, और जब भी कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे मल्टीपल कंपोनेंट तो उस केस में हमारा क्या होगा, इम्पिडेंस होगा इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, इन प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ ये तो हमारा क्या है, इम्पिडेंस। हमने बात की कि जब हम इंडक्टर को अप्लाई करते हैं तो 90 डिग्री का हमें क्या मिलता है, फेज शिफ्ट। पर यहाँ पर इंडक्टर के साथ साथ एक रजिस्टर भी इमेज में आ गया है, दैट इज वाई इसका फेज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इस फेज, ये जो फेज चेंज होता है, इस फेज को फाइंड करने के लिए मान लीजिए ये फेज क्या होता है, फाई होता है, और इस फाई को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली इसका 10 फाई कैलकुलेट करते हैं। और 10 फाई जो होता है दैट इज VL अपॉन RL होता है, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे फेजर डायग्राम में फाई एंगल
ठीक है, दैट इज अ 5 आवर, दैट इज आर 5। क्लियर है, ये हमारा क्या है 5 है। तो हमें पता है ये ट्रायंगल कैसे इंप्लीमेंट होगा, तो ये जितना VL यहाँ पर है उतना ही VL ये क्या होगा यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो ये जो डॉट डॉट लाइन दिख रही है, ठीक है, ये डॉट लाइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज ऑल्सो VL। ये करंट एक्चुअली ये करंट कौन सा है जो कि यहाँ R के थ्रू फ्लो हो रहा है, R पे ही क्या होगा, पावर एब्जॉर्ब होगा। इस R के रिस्पेक्ट में जितना करंट फ्लो होगा उतना पूरा करंट L से फ्लो हो जाएगा। दैट इज वाई ये रेजिस्टेंस यहाँ पर ये क्या है, दैट इज VR। क्लियर है, तो VR इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं IL RL। क्लियर है, सेम इसे लिख सकते हैं VL क्या होता है, दैट इज I दैट इज I इंटू XL। इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इसे हम पुट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 पाई, सॉरी इट इज 10 पाई इज इक्वल टू VL अपॉन VR, इट इज वोल्टेज। ठीक है, नाउ दोनों वैल्यू पुट कर दें, तो वैल्यू पुट करेंगे VL क्या हो जाएगा IXL अपॉन इट इज IR, दैट इज R। ओके, क्योंकि इट इज ओनली रजिस्टर, I से I कैंसल, तो 10 पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा XL अपॉन R। ये क्या हो जाएगा आपका फेज एंगल। यहाँ पर XL क्या है, दैट इज नोन वैल्यू है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ओमेगा L। यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं R की वैल्यू दी हुई है इन ओम। क्लियर है, तो यहाँ पर एंगल यानी क्या चीज अननोन है, दैट इज फाई। सो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 10 इनवर्स XL अपॉन R। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने ये पूरी प्रोसीजर की थी, वो क्यों की। तो यहाँ सिंपली अगर आप फेजर डायग्राम ध्यान से देखें तो फेजर डायग्राम में ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जितना भी ये VL है उतना ही VL ये है। इसका मतलब ये एक ट्रायंगल इंप्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, ये ट्रायंगल क्या शो कर रहा है कि इस ट्रायंगल में ये फाई एंगल आपको अगर फाइंड करना है तो यहाँ 10 फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज VL और अपॉन RL। क्लियर है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं फेज एंगल निकाल सकते हैं। एक्चुअली ये पर्टिकुलर जो आपको हाइपोटेनियस दिख रहा है, यह हाइपोटेनियस एक्चुअली क्या है, अप्लाइड वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या है, दैट इज IZ। क्लियर है, ये क्या है IZ है। सो हाइपोटेनियस जो है वो आपका क्या हो गया V इज इक्वल टू IZ। और आप सभी को पता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, दैट इज V स्क्वायर यानी इंडिविजुअल बेस स्क्वायर एज वेल एज परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी अलजेब्रिक सम ऑफ बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। दैट इज व्हाई दिस इक्वेशन इज कम। क्लियर है, सो जनरली ये वाला जो बेस है, इट बेस इज जस्ट R, दिस इज R inductor, that is why it is our impedance। आई होप आप सभी को ये चीज़ें क्लियर होगी। नाउ अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को हम इम्पेडेंस ट्रायंगल कहते हैं। इस इम्पेडेंस ट्रायंगल के थ्रू हम बहुत सी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। जैसे अभी इस इम्पेडेंस ट्रायंगल के थ्रू हम क्या कर रहे थे, इम्पेडेंस फाइंड कर रहे थे, देन हमने फेज फाइंड किया, एज वेल एज हम इसके थ्रू पावर फैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। नाउ द पावर फैक्टर जो है पावर फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं cos फाई इज इक्वल टू cos फाई क्या होगा जनरली, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, बेस इज अवर R, रेजिस्टेंस I इज कॉमन इन बोथ, सो I से I क्या हो जाएगा कैंसिल, अपॉन देयर इम्पिडेंस दैट इज Z। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पावर फैक्टर। अब हम बात करें पावर इन
रजिस्टर आर। तो पावर इन रजिस्टर आर, इसे फाइंड करने के लिए सिंपली कि रजिस्टर में कितनी पावर कंज्यूम की उसे फाइंड करना होगा। तो इट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर। तो आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर को आई इंटू आई आर। क्लियर है? आई बराबर हमें पता है इस केस में आई क्या होएगा, यानी आई इज इक्वल टू वी बाय जेड। तो आई इज इक्वल टू वी बाय जेड, सो इट विल बी आई आर। और इसे और बेटर वे में अगर आपको लगता है कि हम इसे चेंज करें तो इसे क्या लिख सकते हैं, वी आर, अब वी बाय जेड। ठीक है, नाउ वी आई इज अ कॉमन आर अपॉन जेड। इसे थोड़ा हमने क्या किया, रीअरेंज किया, बट वी नो दैट आर अपॉन जेड क्या है, आर अपॉन जेड इज कॉस फाई। सो इट विल बी वी आई कॉस फाई। इट इज पावर कंज्यूम्ड बाय रजिस्टर। ठीक है, ये क्या है, रजिस्टर के थ्रू कितना पावर कंज्यूम किया जाएगा वो वैल्यू। नाउ द नेक्स्ट इज क्वालिटी फैक्टर। नाउ क्वालिटी फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, और Q क्वालिटी फैक्टर जो होता है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ पावर फैक्टर। वी नो दैट पावर फैक्टर क्या होता है, cos phi, सो इट इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ cos phi। We know that cos phi that is equal to r by z। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो क्वालिटी फैक्टर Q दैट इज इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर Q अपॉन R बाय Z। तो यहाँ R अपॉन Z, तो Q क्वालिटी फैक्टर Q क्या हो जाएगा, Q विल बी Z अपॉन R। इट इज आर क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर को हम अदर एक अल्टरनेट वे में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज Q इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय इंडक्टर अपॉन एनर्जी डेसिपेटेड बाय रजिस्टर। इट इज ऑल्सो नोन एज क्वालिटी फैक्टर। It is also known as quality factor. So quality factor Q is equal to Z by R होता है, as well as हम Q को मेजर कर सकते हैं, Q is equal to 2 pi into energy absorbed by inductor L upon energy dissipated by resistor R. So I hope आज की क्लास में हमने कवर किया impedance, then phase angle as well as quality factor, power factor and different way of quality factor. So आज की क्लास में इतना ही. Thank you.